नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे ट्रम्प के टैरिफ से हुए नुकसान में रूस कैसे करेगा भारत की मदद। ट्रम्प के युद्ध रुकवाने के दावे का किसने उड़ाया मजाक। सोनम वांगचुक की एनएसए हिरासत पर पत्नी ने दायर की याचिका। क्या है आई लव मोहम्मद विवाद। टीसीएस ने 2500 स्टाफ को इस्तीफे के लिए क्यों किया मजबूर। जोहो कॉर्पोरेशन का कौन सा भारतीय वेब ब्राउजर है टॉप पर। इसके साथ ही जानेंगे पाक को घेरने की रणनीति में क्या है अहम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत को सच्चा दोस्त साबित करते हुए अपनी सरकार को भारत के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। ये असंतुलन भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदने के कारण हुआ है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन टैरिफ से भारत को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए रूस भारत से अधिक मात्रा में फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चरल उत्पाद खरीद सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम का कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन है। सोची में एक इंटरनेशनल डिस्कशन के दौरान पुतिन ने कहा कि रूसी तेल के आयात से भारत को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बुद्धिमान, संतुलित और राष्ट्र हितैषी नेता बताया और कहा कि भारतीय कभी अपना अपमान नहीं होने देंगे, इसलिए वे रूसी संसाधनों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भारत और रूस के बीच सोवियत संघ के समय से मजबूत रहे ऐतिहासिक रिश्तों की भी सराहना की। रूस का ये कदम केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का एक मजबूत संकेत है। ये भारत को अमेरिकी दबाव का सामना करने के लिए एक विश्वसनीय बाजार और सहयोग प्रदान करता है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की मोल भाव करने की क्षमता बढ़ती है। ये भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक घटनाक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोले दावे कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए हैं, इसको लेकर यूरोपीय नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने अल्बानिया और अजरबैजान के बीच वर्षों से चल रहे युद्ध को सुलझा दिया, जबकि इन दोनों देशों के बीच कभी युद्ध हुआ ही नहीं। ट्रंप ने गलती से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए संघर्ष विराम को अल्बानिया से जोड़ दिया। आपको बता दें कि कोपेनहेगन में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय की बैठक के दौरान अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने इसी गलती पर चुटकी ली। वायरल वीडियो में रामा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मजाक में कहते हैं, आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्बानिया और अजरबैजान के बीच किए गए शांति समझौते के लिए हमें बधाई नहीं दी। इस टिप्पणी पर अलीयेव और मैक्रों हंस पड़े। बाद में रामा ने ट्वीट कर मीडिया पर इस मजाक को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप की विशेषता उनके बड़बोलेपन में है। वे अक्सर ऐसे बेतुके दावे करते हैं, जैसे अल्बानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध रोकना। वे टैरिफ को खूबसूरत बताकर अपनी सुविधा अनुसार दुनिया के देशों जैसे कि भारत को दोस्त या दुश्मन कहते हैं, जिससे उनकी भू राजनीतिक समझ पर सवाल उठते हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। उन्होंने सोनम की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए उनकी हिरासत को अवैध बताया। गीतांजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन ने इससे जुड़ा डिटेंशन ऑर्डर उपलब्ध नहीं कराया। सोनम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन पर गलत आरोप लगाए गए। बता दें कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिए जाने की मांग से जुड़े आंदोलन का प्रमुख चेहरा है। लद्दाख प्रशासन ने 26 सितंबर को उन्हें हिरासत में लिया और उन पर विदेशी शक्तियों के लिए काम करने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क रखने और अवैध चंदा लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए। गीतांजलि ने इन आरोपों को 6ठी अनुसूची की मांग को कमजोर करने की एक सुनियोजित रणनीति बताया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद बैनर विवाद पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर देश में
आई लव मोदी के पोस्टर लगाए जा सकते हैं तो आई लव मोहम्मद पर आपत्ति क्यों? ओवैसी ने कानपुर में धार्मिक जुलूस के रास्ते पर लगे आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड पर हिंदू समूहों को आपत्ति और पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई आई लव महादेव समूह होता तो कोई समस्या नहीं होती। उन्होंने मुसलमानों से धैर्य रखने और कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। उन्होंने देश में मस्जिदें छीने जाने और 3,000 मुसलमानों को बेघर किए जाने के दावों पर भी चिंता व्यक्त की। भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे में हुई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर वापसी की। चोटों से जूझने के बावजूद उन्होंने कुल 199 किलोग्राम का भार उठाया। ये उनका विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पदक है, जो उन्हें पेरिस ओलंपिक 2028 के लिए एक बड़ी उम्मीद बनाता है। चानू के क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम का प्रदर्शन उनके टोक्यो ओलंपिक रिकॉर्ड जैसा रहा। हालांकि वे कोच के 200 किलोग्राम के लक्ष्य से 1 किलोग्राम पीछे रही, पर उनका प्रदर्शन उत्साहवर्धक था। स्वर्ण पदक उत्तर कोरिया की री सोंग गुम ने 213 किलोग्राम के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर अपने पुणे कैंपस में लगभग 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगा है। ये दावा नसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट ने किया है। NITES ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। NITES के चेयरमैन हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा कि नौकरी के इस अचानक नुकसान से महाराष्ट्र के IT कर्मचारियों में डर और निराशा का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी कई कर्मचारियों ने छटनी की शिकायत की। यूनियन ने विशेष रूप से 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की समस्याओं को उजागर किया, जिनके ऊपर EMI, बच्चों की फीस और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। NITES ने सरकार से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कर्मचारियों के अधिकारों को लागू करने, आगे छटनी को रोकने और TCS प्रबंधन को जवाबदेह ठहराने के लिए जांच की मांग की है। ज़ोहो कॉर्पोरेशन का बनाया गया भारतीय वेब ब्राउजर यूला इन दिनों चर्चा में है। ये प्राइवेसी पर जोर देने वाला ब्राउजर एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ब्राउजरों में से एक बन गया है, जो सीधे गूगल क्रोम और सफारी को टक्कर दे रहा है। यूला ब्राउजर, जो क्रोमियम पर आधारित है, यूजर्स को गोपनीयता पर विशेष ध्यान देता है। ये गूगल क्रोम के विपरीत यूजर डेटा को ना तो एकत्र करता है और ना ही बेचता है। इसमें बिल्ट इन एड ब्लॉकर्स दिए गए हैं, जो ब्राउजिंग को सुरक्षित और आसान बनाते हैं। ये एंड्रॉइड, iOS, विंडोज, मैक और लाइनक्स जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए उपलब्ध है। इस ब्राउजर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज भी जीता है। यूला में वर्क, पर्सनल, किड्स, डेवलपर्स और ओपन सीजन जैसे कई प्रोफाइल मोड मिलते हैं, जो इसे विभिन्न यूजर्स के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इससे पहले ज़ोहो का अर्टाई ऐप भी व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर लोकप्रिय हुआ था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अगले हफ्ते 9 से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी अफगानी नेता की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। मुत्तकी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यात्रा प्रतिबंध लागू थे, लेकिन परिषद ने 30 सितंबर 2025 को उनकी नई दिल्ली यात्रा के लिए छूट को मंजूरी दे दी है। इस यात्रा से तालिबान सरकार के साथ भारत के संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है और लगातार काबुल में एक समावेशी सरकार बनाने की वकालत कर रहा है। जून 2022 में भारत ने काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से शुरू की थी। भारत इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये दौरा खासकर पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती तनावों के बीच क्षेत्रीय भू राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। आगरा के खेरागढ़ स्थित उटंगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा
हादसा हो गया। गांव कुसियापुर डूगरवाला के 13 युवक गहरे पानी में डूब गए। बताया गया कि नदी में गहरे गड्ढे थे और विसर्जन के लिए सभी हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। तभी एक का हाथ फिसल गया और बाकी पानी में समा गए। ग्रामीणों की मदद से एक युवक विष्णु को बचा लिया गया, जिसे अस्पताल रेफर किया गया। देर रात तक ओमपाल, गगन और एक किशोर मनोज के शव निकाले गए, जबकि 9 अन्य, जिनमें 5 नाबालिग शामिल हैं, अभी भी लापता हैं। ग्रामीणों ने नदी के किनारे सुरक्षा इंतजाम न होने पर गुस्सा जताया और जाम लगाया। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम के देर से पहुंचने के भी आरोप हैं। मानसून के बाद भी देश के 13 राज्यों में तेज हवा और भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश में बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में 7 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है। उड़ीसा में गहरे अवदाब के कारण 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है, जबकि जम्मू, उधमपुर, डोडा और कठुआ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 96 घंटों में 3 बड़े मौसमी सिस्टम सक्रिय होने की चेतावनी दी है। बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे जबरदस्त तारीफें मिल रही हैं। अब मशहूर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म और अभिनेता ऋषभ शेट्टी की प्रशंसा की है। वांगा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांतारा चैप्टर 1 को मास्टरपीस बताते हुए लिखा कि भारतीय सिनेमा ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने ऋषभ शेट्टी के वन मैन शो को सराहा, जिन्होंने अकेले ही फिल्म को गढ़ा और निभाया है। वांगा की इस तारीफ पर ऋषभ शेट्टी ने केवल धन्यवाद भाई लिखकर और एक दिल वाला इमोजी बनाकर प्यारी प्रतिक्रिया दी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 60 करोड़ रुपए की शानदार शुरुआत की है। तो चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आपको पता है कि 1830 के दशक में आज का लोकप्रिय सॉस यानी कि टोमेटो केचप एक दवा हुआ करता था। ओहियो के एक डॉक्टर जॉन कुक बेनेट ने टमाटर से बनी इस चटनी को पेट की खराबी के इलाज के लिए बेचा था। उनका मानना था कि टमाटर में मौजूद पोषक तत्व पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद थे। जल्द ही ये गोलियों के रूप में भी बिकने लगा, लेकिन 1850 के दशक तक इसका औषधीय दावा खत्म हो गया और अब इसे रोजमर्रा के खान पान में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।